नहीं सर, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, चैप्टर 1 बस रीड करा है। अच्छा कर ठीक है, लेंगे अगर आज एक बार शाम या क्वेश्चन कल आंसर तक। कर लो, हाँ आज शाम या कल तक, ताकि अपने जब नेक्स्ट क्लास करें तो अपना आगे चैप्टर 2 मोटा मोटी 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा ना, उसके बाद अपनी चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, तभी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भी एक बार हल्का फुल्का डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। ओके। चलो ठीक है। चैप्टर 2 बोलता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन जब करते हैं और उससे रिलेटेड इंसिडेंटल मैटर्स, मतलब अदर मैटर्स इंपॉर्टेंट, तो ये चैप्टर बात मेन कर रहा है कंपनी के रजिस्ट्रेशन का, उसका प्रोसीड्योर, उसका रूल्स। अच्छा। तो यहाँ पे चालू हुआ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। पहले क्या बोला? द पर्सन हु इनिशिएट्स प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। तो पहले आपको प्रमोटर का मतलब बताया, वो आदमी जो कंपनी को प्रमोट करने का काम चालू करे। प्रमोट करना मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट या वो सब नहीं, प्रमोट करने का मतलब होता है बिजनेस चालू करने का, पूरा कहानी को प्रमोशन बोलते हैं। अच्छा। In this chapter we are going to read about incorporation of a company, constitutional documents and various other key provisions। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का रूल क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेन लगेगा, जिसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कुछ। तो यहाँ पे पहले बोला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी को मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो गया लिमिटेड बाय शेयर, एक हो गया लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, एक हो गया लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, एक हो गया अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, एक हो गया अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है। एक बोला स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी सेल्फ बी फॉर्म्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आईएफएससी कंपनी क्या होता है? जिनका फाइनेंस का बिजनेस है, उन कंपनी को हमेशा लिमिटेड बाय शेयर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बेटा फाइनेंस कंपनी लोगों का पैसा लेके आगे लोन देने का काम कर रहा है। हाँ। अब बेटा जी अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर लोन देने में आ गया तब तो जो शेयर होल्डर है फाइनेंस कंपनी के, तो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। A company may be formed by lawful purpose by, एक कंपनी जब बनाओगे तो क्या क्या पहले इंपॉर्टेंट लॉफुल रूल्स है। सबसे पहले तो बोला अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हो तो मोर देन 7 मेंबर चाहिए होगा, और प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हो तो मोर देन पहले तो 2 मेंबर अरेंज करो, और अगर 1% कंपनी खोल रहे हो तो 1% से काम हो जाएगा, लेकिन 1% कंपनी ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर में ही होगा। ठीक है। तो इन लोगों को जुगाड़ो जो लोग आपके कंपनी का स्टार्टिंग में मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने को रेडी है, मतलब कंपनी में स्टार्टिंग में मेंबर बनने को रेडी है। मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन का मतलब यही होता है ये स्टार्टिंग में कंपनी के मेंबर बनने को तैयार है। तो उन लोगों को जुगाड़ो, 7 या 2 या 1। तो पहला स्टेप तो ये होगा। ठीक है। अब बात बोला यहाँ पे, अगर आप 1% कंपनी बना रहे हो तो आपको एक चीज और जुगाड़ना पड़ेगा, आपको एक नॉमिनी जुगाड़ना पड़ेगा। एक पर्सन जुगाड़ो जो आपकी कंपनी का नॉमिनी बनने को तैयार है, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही आदमी कंपनी का मेन ओनर है या मेंबर है। हाँ। और वही अगर मान लो कोई टाइम कुछ हो गया उसको, वो इनकैपेबल हो गया डेथ के कारण या अदर कोई रीजन के कारण, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक नॉमिनी भी अरेंज करो, उस आदमी का नाम, द नेम ऑफ द अदर पर्सन, उसका एक रिटन कंसेंट, और वो ये बात को रेडी हो कि जब आदमी का, जब मेन ओनर का या मेन मेंबर का डेथ हो जाए या वो इनकैपेबल हो जाए, उस इवेंट में वो सब्सक्राइबर बनने को तैयार है, वो कंपनी का मेंबर बनने को तैयार है। ऐसा आदमी को एक जुगाड़ो, उसका कंसेंट भी जुगाड़ो। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, 7 या 2 या 1 मेंबर जुगाड़ो, और अगर आप ओपीसी हो तो एक नॉमिनी जुगाड़ो। और ये जो रिटन कंसेंट लोगे ना, उसको आपको आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसके अलावा क्या जुगाड़ोगे? अच्छा, ये नॉमिनी के बारे में एक दो और छोटा मोटा बात किया पहले, फिर वापस कंपनी के ऊपर घूम के आएगा। बोला नॉमिनी अपना विड्रॉवल कभी भी कंसेंट का विड्रॉवल कर सकता है। ठीक है, फॉर्म भर के वो बोल सकता है, हाँ वो मतलब आप हमको अपना कंपनी का नॉमिनी बनाए। कुछ टाइम के हमको लग रहा है कि नहीं इस कंपनी का नॉमिनी बनने में तो मेरा बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हम बाद में हम हटना चाहते हैं, हम हट सकते हैं।
लेकिन हमको एक अप्रूवल प्रेस्क्राइब फॉर्म भर के आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो तुरंत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो पूरे कंपनी का काम देखता है। याद है हम लोग पहले ही बात में पढ़े थे कि सबसे ऊपर कौन होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में कौन आता है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल सकते थे सबसे पहले। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट होगा MCA। उस MCA के अंदर में एक और एक डिपार्टमेंट होगा जिसको बोलते हैं ROC। हर स्टेट का एक ROC होता है। लेकिन दो ऐसे स्टेट है जिनके दो ROC हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अच्छा, इन दोनों में एक एक नहीं, दो ROC है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इंडिया का हब है बिजनेस का, तो वहाँ बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो उनमें दो ROC बना दिया ताकि थोड़ा काम बढ़ जाए। और दो ऐसे स्टेट है जिनके एक ही ROC है, उत्तराखंड और यूपी। यूके और यूपी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। हाँ, तो उनका एक ही ROC है, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से ही बंटवारा होकर बना था, तो उनका अलग से उत्तराखंड का फिर दोबारा ROC नहीं बनाया। अच्छा, मतलब उन दोनों का सेम ROC है। ओके। हाँ, जबकि मुंबई और तमिलनाडु में दो ROC है। मतलब मुंबई का एक सर्टेन पार्ट एक ROC के अंदर, दूसरा सर्टेन पार्ट दूसरे ROC के अंदर, वैसे ही तमिलनाडु का। लेकिन बाकी सब स्टेट का इंडिया में एक एक ROC है। एक ROC है। तो वो ROC उस पर्टिकुलर स्टेट में जितना कंपनी रजिस्टर्ड है उनका कामकाज पे नजर रखेगा, डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, रूल रेगुलेशन कंप्लाई करवाएगा। तो ये चलता है काम। तो यहाँ पे ROC को हर बार कवर करना पड़ेगा जब भी कंपनी रिलेटेड कोई भी मैटर होगा। तो यहाँ जब नॉमिनी ज्वाइन कराए तब भी ROC को बताया, रिटन कंसेंट ROC को ही जमा किए, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। वैसे ही विड्रॉवल के टाइम में भी ROC को खबर करना पड़ेगा। अब एक बात है, आप फौजिया नीरज को अपना नॉमिनी अपॉइंट की। अब फौजिया नीरज को रिप्लेस करना चाहती है, किसी और को नॉमिनी बनाना चाहती है। देखो ऊपर पड़े नीरज विड्रॉवल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वैसे फौजिया भी नीरज को हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो मेंबर ऑफ द OPC मे एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी। उसको भी एक नोटिस देना पड़ेगा पहले उस नॉमिनी को। इंटीमेट द कंपनी अबाउट द चेंज, कंपनी को बताना पड़ेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, कंपनी ROC को इन्फॉर्म करेगी। एंड चेंज ऑफ सच नॉमिनी शैल नॉट बी ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। एक बात ध्यान रखना, मेमोरेंडम में नाम छपा हुआ था नॉमिनी का, मेमोरेंडम में भी चेंजेस करना पड़ेगा, नया नॉमिनी का नाम डालना पड़ेगा। इसका मतलब मेमोरेंडम को ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। और मेमोरेंडम को ऑल्टर करना बहुत टफ है बेटा। लेकिन यहाँ एक बात बोल दिया कि नॉमिनी को बदलना मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाता। मतलब मेमोरेंडम में डालना है, ये नहीं बोला मेमोरेंडम में डालना नहीं है, लेकिन बस मेमोरेंडम में वो नाम हटा के नया नाम डाल के प्रिंट आउट करके वापस दे दो बस खाली। इसके लिए बहुत सारा टफ, आप आगे जाके पढ़ोगे मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए क्या क्या टफ रूल्स है। वो टफ रूल यहाँ अप्लाइड नहीं हो, क्योंकि नॉमिनी का नाम बदलने को ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम माना ही नहीं। तो जब वो मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन के कैटेगरी में ही नहीं आता तो वो टफ रूल भी फॉलो नहीं करना। सर कैसा टफ रूल? बेटा शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, SR पास कराओ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी अगला टॉपिक वही आएगा जब मेमोरेंडम और उसका ऑल्टरेशन, तब पढ़ोगे इस चैप्टर में। फिलहाल लेकिन यही समझ लिए कि सर नॉमिनी को बदलना मेमोरेंडम ऑफ ऑल्टरेशन का, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं। चलो अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। मेंबर सीवियरली लायबल इन सर्टेन केसेस इफ एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस बिलो द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 7 और 2। मान लो मेरे यहाँ 11 मेंबर हैं, मेमोरेंडम में 11 सब्सक्राइबर डाला, एकदम परफेक्ट रूल के साथ। मान लो हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोला है, एकदम सही है रूल के हिसाब से, मिनिमम 7 होना चाहिए, मेरे यहाँ 11 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक मान लो मेरे 5 मेंबर ऐसे थे बेटा, एक प्लेन में जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया। अब मेरे मेंबर कितने रह गए? 11 थे, 5 चले गए, 6 रह गए।
पब्लिक लिमिटेड के लिए मिनिमम मेंबर होता कितना है? 7। मेरे यहाँ कितने हैं अभी? 6। मेरे को आरओसी 6 महीने का टाइम देगा, मेरे बाकी जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनको कि नया मेंबर अपॉइंट कर दो। अगर हम नया मेंबर अपॉइंट नहीं किया तो वो जो बोला ना ऊपर कि हर मेंबर का लिमिटेड लायबिलिटी होता है, वो लिमिटेड लायबिलिटी हट जाएगा, सबका जो बच गए सबका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। अब अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कंपनी बंद होता है, जो बाकी मेंबर बचे हैं उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। तो भैया इसीलिए 6 महीने का टाइम दिए कि आप अपना नंबर ऑफ मेंबर दोबारा लिमिट के ऊपर ले आओ या ऑन लिमिट ले आओ। अगर आप नहीं करते हो तो फिर जो रिमेनिंग मेंबर बचे उनका सीवियर लायबिलिटी होगा, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो एवरी पर्सन इज अ मेंबर ड्यूरिंग द टाइम, सेपरेटली लायबल रहेंगे। हाँ, एवरी पर्सन इज अ मेंबर ड्यूरिंग द टाइम दैट इज कैरी ऑन विद आफ्टर 6 मंथ। तो उनका सीवियरली लायबिलिटी आ जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट, मतलब वो लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी के दायरे में आ जाएंगे। और उनके ऊपर सीवियरली केस हो सकता है, सबके ऊपर केस हो जाएगा। तो ये हम लोग थोड़ा टॉपिक से अलग चले गए, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी में दोबारा उस बात पे आते हैं, हमको क्या चाहिए? सर आपको पहले मिनिमम प्रेस्क्राइब मेंबर जुगाड़ने पड़ेंगे एज पर योर कंपनी, पब्लिक प्राइवेट या ओपीसी। अगर आप ओपीसी हो तो नॉमिनी जुगाड़ना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। वो हो गया। देखो एक बात समझो बेटा, फिर अगेन आप पढ़ रहे हो कंपनी का फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन का रिक्वायरमेंट्स, उसमें एक टॉपिक आया नॉमिनी, तो उसमें ये लोग फिर अदर टॉपिक में घुस गए कि नॉमिनी का और रूल क्या होगा। ये सारी बातें आप नॉमिनी के बारे में पढ़ रहे हो कि नॉमिनी को कब विड्रॉवल हो सकता है, नॉमिनी कब कुछ छोड़ सकता है, नॉमिनी हटेगा तो क्या रूल फॉलो करना है, वो सब बातें नॉर्मल आ गई। अपने दोबारा मेन टॉपिक आते हैं, तो अपना मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो वहाँ पहला रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और नॉमिनी अपॉइंट करना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है डॉक्यूमेंट अरेंज करना। उन डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, सेक्शन नंबर याद नहीं करना। अब आता है मेमोरेंडम होता क्या है? सर चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं इसको। चार्टर का मतलब लास्ट क्लास में पढ़े थे, राजा का आदेश। राजा का आदेश, यहाँ पे राजा की जगह गवर्नमेंट बोल सकते, मतलब ये ऐसा ऑर्डर है जिसको कंपनी तोड़ नहीं सकती। मेमोरेंडम में जो लिखा है कंपनी को एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम एक बेस डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों को मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे जो बोला गया अपने को फॉलो करना पड़ता है एज ए इंडियन। वैसे ही कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो लिख दिया वो कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा विदाउट एनी डिफॉल्ट। हाँ, अब आता है मेमोरेंडम का मेन कंटेंट क्या होगा। तो मेमोरेंडम का मेन कंडीशन यही है कि मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट लिखा है आपका, आप उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते, मतलब बियॉन्ड द मेमोरेंडम जाना अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अल्ट्रा वायरस, सर आप सब कुछ बोल गए, मेमोरेंडम का अभी भी बेसिक मीनिंग नहीं बोले। मेमोरेंडम चार्टर कहलाता है, मेमोरेंडम एक बेस डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकते। सर मेमोरेंडम होता क्या है? तो देखो यहाँ लिखा, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, माना जाएगा कि वो मेमोरेंडम पढ़ के आया, मेमोरेंडम में जो रूल लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी सर आप मेमोरेंडम का मीनिंग नहीं बोले, देख लो कहीं पर भी अभी तक मेमोरेंडम का मीनिंग नहीं आया। मेमोरेंडम क्यों है, मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम पढ़ के आना पड़ेगा, ये सब बोल गया। चलो पहले एक लाइन में बेसिक मीनिंग बोलते हैं। मेमोरेंडम एक कंपनी का रूल बुक है जिसमें कंपनी को 6 बातें बतानी पड़ती है।
हाँ वो कंपनी का clauses ना। नेम कहाँ, वो क्लॉज है। हाँ नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और इसके अलावा एक नॉमिनी क्लॉज अगर 1% कंपनी है। हाँ उस नॉमिनी क्लॉज में लिखना पड़ेगा वो नॉमिनी कौन है। नेम क्लॉज में लिखना पड़ेगा तुम्हारा प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड। सिचुएशन क्लॉज या एक इसके कौन नाम भूल रहे हैं हम, सिचुएशन क्लॉज तो बोलते हैं कि कहाँ तुम्हारा मेन हेड ऑफिस सिचुएटेड है, किस स्टेट में। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताना पड़ेगा तुम्हारा कंपनी का मेन बिजनेस क्या और अदर बिजनेस क्या क्या होगा। तुमको कैपिटल क्लॉज में बताना पड़ेगा तुम्हारा ऑथराइज, पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल कितना है। और तुमको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बताना पड़ेगा तुम्हारा कंपनी के पहले वो 7 सब्सक्राइबर या 2 सब्सक्राइबर या जितने भी स्टार्टिंग में जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया मेंबर बने हैं वो कौन कौन है, उनका सिग्नेचरी। तो ये सारी चीजें छपती है उस रूल बुक को, मेमोरेंडम बुक। अब जो उस रूल बुक में छप गया अब उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। बियॉन्ड जाओगे तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अल्ट्रा वायरस होगा। सर अगर हमको उस रूल बुक में जो लिखा है उससे अलावा कुछ करना है तो कर लो, मेमोरेंडम को अल्टर करो। बहुत कुछ अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग रूल है बेटा। मेमोरेंडम का एक एक क्लॉज को बदलने का एक एक रूल है, तो वो पढ़ेंगे अपने। सर वो सब भी पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, वही तो पढ़ना है, वही तो मेन है मेमोरेंडम में। और पढ़ना क्या है, बाकी तो हम बोल गए 6 क्लॉज में क्या क्या मेन बात होता है। सर ये क्या कुछ स्टेप वाइज होता है क्या, मतलब या फिर मतलब रैंडमली बस लिखो याद है तो? नहीं, ये स्टेप वाइज होगा बेटा। सबसे पहले नेम क्लॉज, दूसरा होगा सिचुएशन क्लॉज यानी जिसकी स्टेट में रजिस्टर्ड हो। नहीं मतलब इसमें जो चेंजेस करने के लिए जो मतलब प्रोसेस करना पड़ता है वो सब भी क्या स्टेप्स में लिखने पड़ते हैं? लिखना स्टेप में बैठ गया, इसमें एक एक दो बात होगा बेटा। जैसे आप मान लो नेम क्लॉज में नेम आप किस टाइप से नेम बदल रहे हो, आप पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट टू पब्लिक कर रहे हो, तब अलग रूल होगा। थोड़ा सा एसआर पास करो, गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके आओ या कोर्ट के अप्रूवल लेके आओ, वो सब बातें आएंगी। अगर आप केवल फौजिया लिमिटेड से कुछ और नाम बदल रहे हो लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड ही रख रहे हो या लिमिटेड ही रख रहे हो जो पहले था, देन क्या रूल होगा। अगर गवर्नमेंट आपको बोलता है नाम बदलो, देन कैसे बदलेंगे? वो कोई स्टेप नहीं है बेटा, वो रूल है, केवल आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो ये देखो, पहले लीगल प्रोविजन बताया जो अपने बात अभी कर लिए थे। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी सेल स्टेट क्या क्या बताएगा, क्या बोले सर? और मेमोरेंडम ऑफ कंपनी सेल स्टेट, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी क्या क्या बताएगा। सबसे पहले नेम, अच्छा नेम, जहाँ पे आपको ये नेम बताना है कि लास्ट वर्ड आपका क्या है। सबसे पहले आपको बताना है लास्ट वर्ड क्या है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ये बात सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाइड नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को चैरिटेबल कंपनी, उनको नाम क्या कहना है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना है ना पब्लिक लिमिटेड लगाना। दूसरा क्लॉज आता है स्टेट क्लॉज, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है। तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, तुम्हारा मेन बिजनेस क्या है और इंसिडेंटल मैटर्स भी क्या है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, टाटा मोटर्स क्या बनाता है मेनली, गाड़ियाँ गाड़ियाँ बनाता है टाटा मोटर्स। इसका मेन बिजनेस गाड़ी बनाना है। अब टाटा मोटर को लगा गाड़ी के साथ हमको टायर भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी गाड़ियों में भी लगेगा, मेरी गाड़ियों में भी लगेगा, क्योंकि टाटा मोटर जो गाड़ी बनाएगा उसमें भी टायर लगेगा ही। उसको तो बाहर से खरीद के लाके महंगा क्यों लाए। और फिर वो टायर जो बच गए टायर या एक्स्ट्रा टायर जो बनाएंगे हम, वो बेच भी सकते हैं। वो उसका इंसिडेंटल बिजनेस हो गया। मेन बिजनेस गाड़ी बनाना हुआ, तो यहाँ पे आपको मेन बिजनेस और इंसिडेंटल मैटर्स भी बताना पड़ेगा। लायबिलिटी क्लॉज में आपको बताना पड़ेगा आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी की लिमिटेड लायबिलिटी है। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग, क्या बोला अच्छा, इन केस ऑफ कंपनी यस क्या बोला, सर वो जो लिमिटेड शेयर शेयर्स अरे हम लिमिटेड एससी का बाय फुल फॉर्म ढूंढ रहा गारंटी। था, अरे हम एससी का फुल फॉर्म ढूंढ रहा था। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसके शेयर कैपिटल कितना है वो ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब वो बताना पड़ेगा। तो हो गया 5 क्लॉज। सर आप ढूंढ रहे थे तो मिला कहाँ से आपको? नहीं वो याद आ गया, तो ढूंढने पे नहीं मिला, पर वो पढ़ के लाइन याद आ गया कि एससी क्या बोलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शेयर कैपिटल, यहाँ शेयर कैपिटल बोलना चाहते हैं।
ठीक है, तो पूरा ब्रेकअप बताना पड़ेगा आपको। हाँ, लास्ट बात बोला, अगर आप ओपीसी हो तो फिर आपको एक नॉमिनी क्लॉज भी होना नॉमिनी पड़ेगा। का बताना पड़ेगा। मेनली 5 होते हैं, अगर ओपीसी होता है तो 6 क्लॉजेज होते हैं। हाँ, ओके। अब लाइबिलिटी क्लॉज में यहाँ पे डबल स्टार मारा है, तो ऑल्सो स्टेट दैट लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। हाँ, ये भी बताना पड़ेगा कि कितना रुपया अभी भी कॉल मनी मंगवाना बाकी है, अनपेड कितने, हाँ, मतलब पूरा पेड अप कितना और अनपेड कितना। नेम क्लॉज में देखो यहाँ पे ज्ञान दिया स्टार्टिंग में, द नेम क्या, द नेम स्टेट ऑफ द मेमोरेंडम शैल नॉट टू बी आइडेंटिकल विथ रिजेंबल टू नियरली एनी एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। तुम्हारा नाम किसी भी कंपनी से मिलता जुलता नहीं है, चाहे वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो चाहे कोई और एक्ट में। कोई भी एक्ट नॉट टू बी सच यूज दैट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफेंसिव बोला गया वैसा कोई नाम नहीं हो। जैसे मान लो हम अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं दाऊद इब्राहिम, रॉयल किंग, रॉयल किंग नहीं रख सकता, दाऊद इब्राहिम। सर आप क्या करना चाह रहे थे? तो ये सब नहीं रख सकते आप अपना नाम। हम हिटलर अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, हिटलर लिमिटेड। सर आप क्या बनाने चाह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं। वो एकदम भयानक पागल आदमी है। मेरा एक स्टूडेंट है फौजिया, मेरा एक स्टूडेंट है श्रेष्ठ बोल के, वो किंग जोंग उनका पूरा डिटेल पढ़ के रखा है वहाँ पे कोरिया में क्या क्या रूल है। उसको बड़ा मजा आया तो बैठ के पूरा हिस्ट्री पढ़ डाला उसका। तो वो आके हमको ये बताता है ना, वहाँ ऐसा ऐसा रूल है ना, वो रूल सुन के आपका दिमाग घूम जाए। एक अजीबोगरीब रूल है कि वहाँ पे साल में 1-2 दिन ऐसा है जब पूरे देश के पब्लिक को रोना पड़े। जबरदस्ती। हाँ, क्योंकि वो 2 दिन, एक दिन किंग जोंग उन के दादा और एक दिन किंग जोंग उन के परदादा का डेथ हुआ था। हाँ, वो 2 दिन पूरे देश को रोना पड़े। ठीक है, तो पहले से ग्लिसरीन ले रखेंगे और हाँ वही फालतू करूँ। किंग जोंग उन का वो भी आपके घर में किंग जोंग उन के दादा परदादा और किंग जोंग उन के तीनों का फोटो लगाना चाहिए और उसको रोज साफ करना है। अगर 1 इंच भी उसके ऊपर धूल आ गया और वहाँ पे कभी भी पुलिस रैंडमली आपके घर में मार्च कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे उसका फोटो पे धूल या गंदगी दिख गया, आपको उठा के जेल में डाल दे। सर वहाँ के जो कंट्री के लोग हैं, इतना सब कुछ सहने के बाद भी मतलब वो छोड़ क्यों नहीं रहे? नहीं, निकलने नहीं मिलता है वहाँ से। आप बाहर निकलने का कोशिश करोगे ना, पहला बात तो उसके 2 तरफ पूरा समुद्र है और जो एक तरफ कंट्री का रास्ता वहाँ पे पूरा आर्मी मिलिट्री बिठा के रखा है। और अगर आप वहाँ से निकलने का कोशिश करते हो भाग के, तो आपको जान से मार देगा। तो वहाँ शूट एट साइड का ऑर्डर होता है सीधा। तो कोई कोशिश किया वो वैसे मर गया। एक तरफ पूरा अफ्रीका का, एक तरफ पूरा अफ्रीका का पहाड़ है, वो पहाड़ पे जाओगे तो वैसे मर जाओगे, उस पहाड़ पे चढ़ नहीं पाओगे। तो वो कंट्री थोड़ा अजीबोगरीब रूल में गिरा हुआ है। चलो बैक टू द टॉपिक। तो नेम क्लॉज में आपने क्या पढ़े कि सर आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज को ऑफेंसिव बोला वो नहीं होना चाहिए, या फिर जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिजायर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ऐसा नाम नहीं रख सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रहा है ऐसा कोई नाम रखने से। जैसे मान लो अपनी कंपनी का नाम हम इंडिया लिमिटेड रखना चाहते हैं या भारत लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं ये नाम ठीक नहीं रहेगा, इससे लोगों को लगेगा गवर्नमेंट कंपनी, मना कर सकते। हालांकि है सर इंडिया में भारत पेट्रोलियम, तो हाँ ठीक बात है। लेकिन जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई नाम लग रहा है कि इस नाम से लोगों को मिसलीडिंग हो सकता है तो मना कर सकते हैं। Without prejudice to the provision of section 2, a company shall not be registered with a name which contains, देखो क्या क्या तुम्हारे नाम में नहीं होना चाहिए, any word or expression which is likely to give the impression that the company is in very connection having proximity to central government या state government या local authority या corporation। मतलब तुम्हारा नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ के ये लगे कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन से कनेक्टेड है। Such words and expression may be prescribed unless the previous approval of central government has been obtained। हाँ ठीक है सर, आप ऐसा कोई कंपनी बोलना चाहते हैं जो नाम वैसा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो तभी वो आप कर सकते हैं। मतलब जनरली नहीं कर सकते, सर सेंट्रल गवर्नमेंट मना ही कर दे। ऐसा कोई नाम का परमिशन देगा क्या जिसको पढ़ के लगे अच्छा ये कंपनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कंपनी है। लोगों को तब तो हम लोगों को मिसलीड करके बेवकूफ बना ही देंगे ना। हाँ। तो ये अलाउड नहीं।
लेकिन फिर भी आप एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको ऐसा नाम रखना है, गवर्नमेंट को परमिशन के लिए भेजो, गवर्नमेंट परमिशन दे तो रख लो। ठीक है। अब रूल 8B ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 क्या बोलता है? फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। जो मीनिंग डिपिक्ट करता हो ऐसा कुछ नीचे जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो तो अलग बात, वो तो ऊपर भी बोला था। तो तुम्हारे नाम में बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम और सीएम, अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, कोर्ट और जुडिशरी, या कोई स्टैट्यूटरी नेम, या फिर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ये वाले जो लास्ट वाला कैटेगरी है ये सीजी का अप्रूवल से मिल जाता है, बट ये सब कुछ नहीं मिलता। ओके, बट सर ये जो फेडरल बैंक है ये भी तो फेडरल वर्ड यूज कर रहा है ना? बेटा उनको अलाउ किया गया, बोले तो ऊपर क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कर सकता है। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा होगा कुछ रीजन से, तब दिया अप्रूवल। ठीक है ना। तो ये सब नाम आप यूज नहीं कर सकते। कई एक नाम तो ऐसा है ना बेटा, देखो ब्यूरो, ये सीबीआई या सीआईडी में लगते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कोई गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। कोई अंडरटेकिंग वर्ड, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम में लगता है बहुत बार। स्टैट्यूटरी नेम जैसे आरबीआई, एलआईसी, ये सब नाम रखोगे तो बहुत मिलता जुलता हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, वर्ड द यूज ऑफ वर्ड और स्कीम विथ नेम ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, इंडिया, भारत और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इन मैनर रिजेंबलिंग द स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। ये सब नाम जनरली ना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का अलाउड है जब वो लोग कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, तो बाकियों को ये अलाउड नहीं। अप्रूवल ऑफ रेगुलेटर इफ द पर्पज नेम इज इंक्लूडिंग वर्ड इंश्योरेंस या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज या वेंचर कैपिटल, ऐसा कोई नाम लगा रहे हो आप, निधि कंपनी, म्यूचुअल फंड, ऐसा कोई नाम लगाना चाहते हो, तो पहले आपको एक अनलेस द डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय एप्लीकेंट एंड द रिक्वायरमेंट मैंडेटरी बाय रेगुलेटर, आपको जो भी इसका डिपार्टमेंट IRDA, RBI, सेबी, इनके पास आपको एक पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वो रेगुलेटर अगर आपको अलाउ करता है तो ठीक है। कुछ बोनस पॉइंट्स है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी खोले तो उसको लिमिटेड लिखना जरूरी नहीं है, और ओपीसी में भी आपको ये लगाना जरूरी है। वहाँ नॉट रिक्वायर्ड बोला, यहाँ बोला ओपीसी में आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी नहीं है, बट 1% कंपनी लिखना जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड अच्छा लिखना जरूरी नहीं है। अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम। अब देखो इनमें से कोई नाम नहीं रखोगे, तो बाकी जो कोई नाम रख रहे हैं सर, आपको एक नेम फॉर्म होता है, फॉर्म 1, आरओसी का एक फॉर्म 1 होता है। उस फॉर्म 1 को आप भरोगे ना जब, तो आपको वहाँ पे 6 नाम देने का ऑप्शन मिलेगा। नेम अप्रूवल के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप उसमें अपने मनपसंद 6 नाम दे दो, और उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दो जो नाम आपको पहले चाहिए। मतलब सबसे पहले हमको ये वाला नाम मिले, ये नहीं मिले तो 2 नंबर दे दो, 2 नंबर भी नहीं दे सकते तो 3 नंबर दे दो। प्रायोरिटी वाइज हमको 6 नाम देने पड़ेंगे। वहाँ मैक्सिमम 6 का ऑप्शन, आप 5 भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप वो नेम दे दो। आप जो नाम अपने लिए रिजर्व करना चाहते हो पहले आरओसी को दे दो, जो कंपनी प्रपोजल करना चाह रहे हैं, या फिर कंपनी का पुरानों के नाम तो आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो दोनों ही केस में ये फॉर्म भरो, आरओसी को नेम लिस्ट दे दो, आरओसी देख के आपको अप्रूवल दे देगा। और सर अगर ये 6 का 6 नाम आरओसी नहीं देना चाहता, तब आपको आरओसी दोबारा एक मौका देगा, और कोई नाम देना चाहते हो तो, या फिर आरओसी आपको आपकी जो नेम लिस्ट है उससे में थोड़ा बहुत कोई मॉडिफाइड वर्ड ऐड करके आपको अप्रूवल दे सकता है। ठीक है। तो सर जब अपॉन रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, जब आरओसी का आप एप्लीकेशन करोगे, अभी जो ऊपर बोला, अब वो आपका इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को देखते हुए वो नेम फिर आपको रिजर्व करेगा। वो आपको 20 दिन में खबर कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, सच अदर पीरियड में प्रेस्क्राइब इन केस ऑफ न्यू कंपनी।
जिस दिन वो अप्रूवल दिया उसके 20 दिन के अंदर आपको खबर कर देगा ओके फॉर 60 डेज। अच्छा सॉरी 20 दिन के लिए वो नेम रखेगा रिजर्वेशन। जिस दिन से अप्रूवल हुआ 20 दिन का टाइम है आपके पास, आप बोल दो ये नाम चाहिए कि नहीं। अच्छा मतलब वो अगर आप नया कंपनी हो, आप एक नया, सुनो मेरा बात सुनो, अगर आप नया कंपनी खोल रहे हो, आप आरओसी में एप्लीकेशन डाले अपने नेम लिस्ट के हिसाब से, अपना प्रपोजल डाले। अब आरओसी क्या करेगा 20 दिन, अब आपको जिस दिन आरओसी अप्रूवल दे देगा, यहाँ की डेट में से एक नाम रख सकते हो। अब आपके लिए 20 दिन तक वो नाम रिजर्व रहेगा। अब आप 20 दिन में बाकी डॉक्यूमेंट जमा करना है ना तेना जो करना है वो कर लो। अब अगर आप कुछ नहीं करते हो 20 दिन तक, फिर कोई और वो नाम के लिए अप्लाई कर देता है तो आरओसी उसको दे देगा। अरे भैया वो नाम आरओसी आपके लिए रिजर्व करके कितना दिन रखेगा? आप ले लो 20 दिन हो गया, 20 दिन टाइम दे दिया आपको, बाकी डॉक्यूमेंट जमा कर दो। और अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी और नाम बदलना चाह रहे हो तो नाम बदल के जो नया नाम दोगे अप्रूवल के लिए, उसके लिए आपको 60 दिन मिलेगा। 60 दिन मिलेगा, तो एक में 20 दिन, एक में 60 दिन। When after reservation it is found that name applied furnishing wrong or incorrect info, then वो आपके नाम पे रिजर्व कर दिया, तो सब चेकिंग किया, उसको कुछ गड़बड़ नहीं मिला, वो नाम रिजर्व कर दिया। अब उसको कोई गड़बड़ मिला बाद में, इफ कंपनी इज नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी रजिस्टर नहीं हुआ अब तक, तो आरओसी वो नाम को कैंसिल कर देगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा अप टू ₹1 लाख, आप टू ₹1 लाख। और अगर कंपनी रजिस्टर होने के बाद ये गड़बड़ पकड़ में आया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा OBH। मतलब पेनल्टी हमें क्यों लगेगी? आरओसी ने चेक नहीं आरओसी ने चेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं अभी तक तो रजिस्टर नहीं हुआ है ना, उसके पहले वो गड़बड़ पकड़ लिया, पेनल्टी आपको लगेगी। रिजर्वेशन अगर नाम में कुछ रॉन्ग या इनकरेक्ट है, मतलब कुछ फ्रॉडफुल चीज मिले तब पेनल्टी लगती है, ठीक है। और अगर कभी इनकॉर्प हो गए तब रजिस्ट्रार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, आपको अपना बात रखने का मौका देगा। फिर कंपनी को बोलेगा या तो आप नाम चेंज कर लो विदिन 3 मंथ, आइदर डायरेक्टली द कंपनी टू चेंज इट्स नेम विदिन 3 मंथ आफ्टर पासिंग OR, एक OR पास करो और नाम बदल लो, या फिर वो खुद आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा अपने रजिस्टर से और आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप कर देगा। मतलब नाम में कभी भी गड़बड़ मिले आप पे केस हो जाएगा। जनरल सर्कुलर बात बोला गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टेड रजिस्ट्रार that while allotting name to companies or LLPs, the ROC concerned should exercise due care to ensure। आप बोले ना सर मेरा क्या गलती है, गलती आरओसी का, पेनल्टी मेरे को क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट भी पहले यही बोला, पहले आरओसी को बोला तुम अपना ड्यू केयर दो कि नाम में कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं है ना, और तुम प्रॉपर केयर प्रॉपर चेकिंग कर लो पहले, फिर ही अप्रूवल के लिए या रिजर्वेशन के लिए हाँ बोलो। तो अगर बाद में मिला कि आरओसी ड्यू केयर नहीं किया तो आपको फाइन पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। मेमोरेंडम सेल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म स्पेसिफाइड, हम पहले बोला था जब मेमोरेंडम में आपके ना, अच्छा मेमोरेंडम में आपके 6 क्लॉज पढ़े। अब एक बात आता है बेटा, सर मेमोरेंडम में जो 6 क्लॉजेज है, उन क्लॉजेज में हमको जो लैंग्वेज लिखना हो तो प्रॉपर लॉ का लैंग्वेज होगा? हाँ होगा। तो सर कैसे लिखे, हमको तो आता नहीं है, हमें कंपनी बना रहे, जरूरी थोड़ी ना हम पहले पूरा पढ़ाई लिखाई की, ऐसा थोड़ी ना कंपनी खोलने के लिए प्रमोटर बनने के लिए हमको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो सर हम खोल लिए कंपनी, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं बेटा, कोई लॉयर CS चार्टेड इनको हायर करो, प्रोफेशनल को, वो लिख देगा आपको पूरा। सर वो तो बहुत फीस लेगा। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक तरीका लेकर आए हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स बने हुए, टेबल बने हुए ABCDE इन शेड्यूल 1, ठीक है। शेड्यूल 1 में बहुत सारे, याद है स्टार्टिंग में पढ़े थे 7 शेड्यूल होते हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे, तो उनमें से शेड्यूल 1 जो है उसमें 7 टेबल बने हुए हैं, तुम वहां से कॉपी कर लो पूरा का पूरा, और वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो इन्फॉर्मेशन भरनी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कंपनी का नाम, तुम्हारा एड्रेस, डायरेक्टर का नाम, मेंबर का नाम, वो सब के लिए वहाँ ब्लैंक स्पेस बना हुआ है।
उसमें वो ब्लैंक स्पेस में भर लो उसे, ठीक है। तो क्लॉज ए लिमिटेड बाय शेयर के लिए, क्लॉज बी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, क्लॉज सी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, क्लॉज डी अनलिमिटेड लायबिलिटी विद शेयर कैपिटल, क्लॉज ई अनलिमिटेड लायबिलिटी विदाउट शेयर कैपिटल। जो ऊपर नाम नहीं पड़े थे लाइन से, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर, वही क्रोनोलॉजी में ABCD का फॉर्म। तो वह फॉर्म देख लो, फॉर्मेट भर लो वहीं से उठा के। तो मतलब तुमको लॉयर चार्टर्ड नहीं भी चाहिए, हो जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी नहीं। कंपनी तुम्हारे लिए है, कंपनी का तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, any provision in memorandum article permitting to given person right to participate in divisible profit of company otherwise then members shall be void। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात लिखा, तुम्हारा कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, तो तुम किसी भी मेंबर को, ठीक है, कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग में हक नहीं दे सकते। अगर देते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। अगर तुम्हारा कंपनी गारंटेड विदाउट शेयर कैपिटल है, तो ये रूल है कि तुम्हारा कंपनी के किसी भी मेमोरेंडम को, तुम मेमोरेंडम या आर्टिकल में किसी भी मेंबर का नाम पे ये नहीं लिख सकते, उसको राइट नहीं दे सकते वहां लिख के कि वो प्रॉफिट का डिवीजन में इतना का हकदार हो। किसी का हकदारी फिक्स नहीं कर सकते, ठीक बात। अब यहीं पर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा दिया, ये अलग से भी पढ़ा सकता था। हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है सर? बियॉन्ड द पावर, यानी बियॉन्ड द मेमोरेंडम कंपनी नहीं जा सकती। तो इन केस अ कंपनी whatever is not stated in memorandum as the object or power prohibited by the doctrine of ultra virus, prohibited है मतलब मना है, and that which is ultra virus उसको void ही मानेंगे। अगर कोई अल्ट्रा वायरस काम हो जाता है सर, तब उसको void मानेंगे and does not bind the company। Yes। Neither the company nor the contracting party can sue on it। कोई किसी पे केस नहीं कर सकता। तुम बोलोगे आउटसाइडर का क्या गलती है सर? सर जी, आउटसाइडर का मेमोरेंडम आर्टिकल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट के ROC का वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, फीस दे के पढ़ लो। कंपनी की वेबसाइट पे उसका कॉपी है, डाउनलोड करके पढ़ लो। आप कंपनी से मांग के भी पढ़ सकते थे। आप बिना पढ़े क्यों कॉन्ट्रैक्शन के? ये डीम्ड है, ये मान लिया जाएगा कि आप मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के आए। द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड इवन द मेंबर असेंट टू इट। बाद में भी कंपनी इसको वैलिड नहीं कर सकता, भले उसके सारे मेंबर रेडी हैं, उसको रेटिफाई करने के लिए मेंबर तैयार है, लेकिन फिर भी उसको वैलिड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बियॉन्ड द लॉ है वो बियॉन्ड द लॉ है। आप कोई भी वे में उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। सर हम मेमोरेंडम को अल्टर कर लें तो कर लो, लेकिन वो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट उस डेट का है जब मेमोरेंडम में वो अल्ट्रेशन नहीं था, तब अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। दो एक इम्पोर्टेंट केस लॉ दिए, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, एन एक्ट विच इज इंट्रा वायरस द कंपनी बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी इन प्रॉपर फॉर्म। देखो अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, लेकिन अगर विद इन द पावर है, ठीक है, लेकिन कुछ एक डायरेक्टर्स को बनाया था, मतलब ये कंपनी का आर्टिकल में लिखा हुआ ये बात कि ये नहीं कर सकता डायरेक्टर खुद से, लेकिन डायरेक्टर वो काम कर लिया। इंट्रा वायरस क्या बोलते हैं? आर्टिकल के तुम बियॉन्ड जा रहे हो, आर्टिकल से उसको इंट्रा वायरस बोलते हैं। मतलब इंट्रा वायरस का मतलब क्या हो गया? वो मान्य नहीं है, लेकिन अगर शेयर होल्डर उसको अप्रूवल दे दे तो मान्य हो जाएगा। लेकिन बियॉन्ड द मेमोरेंडम अगर चले जाते हो तुम, अल्ट्रा वायरस हो जाती है, तो फिर तो कोई उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तो राजेंद्र नाथ केस में ये भी बोल दिया कि कंपनी अगर कोई इंट्रा वायरस काम कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर था, तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और केस लॉ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन एंड स्टील लिमिटेड वर्सेस रिची। ये केस में हुआ क्या था? मेमोरेंडम डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी एस्टेब्लिश्ड और टू मेक सेल और लैंड और हायर और रेलवे प्लान टू कैरी द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। देखो कंपनी का मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ था?
मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कंपनी का काम क्या है, सेल, लैंड, मेक एंड सेल, बनाना और बेचना, लेंड करना या हायर करना मतलब भाड़े पे देना, रेलवे का मशीनरी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिजनेस कर रहे हैं उनको रेलवे का मशीनरीज वो लोग बेचेगा, भाड़े पे देगा या यूज करने देगा, ठीक है। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एमएस रिची, अ फर्म ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। अब रिची बोल के एक कंपनी है, रेलवे उसको एक अपने को कॉन्ट्रैक्ट मिला था बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछाने का, रेलवे उसको वो कॉन्ट्रैक्ट रिची कंपनी को दे दिया। द सब्सिक्वेंट रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी ऑन द ग्राउंड इट्स बीइंग अल्ट्रा वायरस, बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया गया, कैंसिल किया गया, माना गया ये अल्ट्रा वायरस। रिची ब्रॉट अ केस, रिची इस पे केस कर दिया फॉर डैमेज ऑफ द ग्राउंड इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिम द word general contractor in the object clause gives power to company to enter into such a finance contract। देखो ऊपर कहीं पे फाइनेंस का बात नहीं लिखा था कि लोन वोन देने का काम हो सकता है, ऊपर बोला था बनाने का काम, बेचने का काम, भाड़े देने का काम, ये सब का बोला, लेकिन कहीं फाइनेंस वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन रिची कंपनी केस किया कोर्ट में, बोला देखो यहाँ पे एक वर्ड है जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, मतलब इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर तो दे ही सकता है और जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस देने का भी काम आ रहा है, तो इस बात का हमको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, मोर सो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज रेटिफाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हुआ। तो इसके ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या डिसीजन दिया, वो ये बोला है। अच्छा जी, लास्ट वाला लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? एक मिनट रुको, तो अभी तो रिची कंपनी बोला है कि शेयर होल्डर रेटिफाई भी कर दिया इसको, तो अब इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए। अब डॉक्ट्राइन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला क्या, हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड। लो आप वाला बात आगे, आपको लगा ना कि सर ये तो गलत हो रहा है, तो कोर्ट आपका आवाज सुना, आपका आवाज यहाँ से कोर्ट तक गया, तो वो भी टाइम मशीन में बैठ के पिछले एरा में जाके। अच्छा। वहां पर क्या बोला कोर्ट कि नहीं ये अल्ट्रा वायरस है। कोर्ट ना बेटा, आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब लॉ को इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, लॉ को एनालाइज कैसे करते हैं, लोग समझते कैसे। तो यहाँ जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को कैसे पकड़ेगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड किसके साथ आ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, मतलब इस नेचर का जनरल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होगा। लेकिन क्या फाइनेंस करने का काम मैकेनिकल इंजीनियर से कनेक्टेड बात हुआ? नहीं, बहुत अलग हम है। बोले अगर शेर और लॉयन, टाइगर और एक मांसाहारी जानवर का नाम लो जो नॉनवेज खाता हो, खाता है जो जानवर, लॉयन टाइगर नॉनवेज खाता है, लियोपार्ड, लॉयन टाइगर लियोपार्ड, और हम अगला वर्ड यूज किया काऊ। अच्छा, अब काऊ क्या वो लॉयन टाइगर लियोपार्ड के कैटेगरी में आता है? नहीं सॉरी, हम वर्ड यूज किया लॉयन टाइगर लियोपार्ड एक्सेट्रा। अब कोई बोला काऊ भी उस कैटेगरी में आ जाए, काऊ भी जानवर है और लॉयन टाइगर लियोपार्ड भी जानवर है, ऐसे नहीं होता। लॉ बोल रहा है वो तीन वर्ड का सिनोनिम समझो, वो तीन वर्ड का मीनिंग एक साथ। हाँ, लोग ऐसे इंटरप्रिटेट करेगा बेटा। तो जज का यही तो काम है, वरना तो सारा केस लॉयर और पुलिस ही सॉल्व कर देते, क्योंकि लॉ पढ़ के उसका बेसिक मीनिंग तो हर कोई जान रहे। बस ऐसे इंटरप्रिटेशन करने का काम जजेस का होता है। वो लोग वही पढ़ाई करते हैं, वो लोग भाई कॉमन सेंस काम करते हैं कि उस लॉ को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग आगे का पढ़ाई, अरे वो हम लोग लॉ पढ़ते हैं बेटा एज ए सीए। हमारे लिए लॉ क्या काम का, लॉ हमारे लिए काम का इसलिए है बेटा क्योंकि लॉ, टैक्स और अकाउंट एक बड़ी बड़ी बिजनेस हाउस में तीनों चीजें एप्लीकेबल हो जाती। जनरल लॉ, क्राइम लॉ का बात नहीं, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, ये सब एप्लीकेबल हो जाते हैं। और हम जब एज ए सीए काम करने बैठेंगे, हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते ना। वो हम तो खाली टैक्स चेक करेंगे, अकाउंट किसी और से चेक करो, और लॉ मैटर तुम किसी और से चेक करो।
तब वो बोलेगा ये ठीक नहीं है हो आप जाओ, हम सकता। किसी और को ढूंढ लेंगे। हाँ, आप एक काम के लिए बैठे, एक काम का फीस लोगे और हम दूसरे काम के लिए दूसरे आदमी को फीस दें। हाँ, आपको कनेक्टिविटी का काम पूरा पता होना, तो इसीलिए आपको लॉ भी पढ़ाया जाता है। आपको बहुत डीप नॉलेज होने दरकार नहीं है, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी पता हो तो आप बुक में चेक करके उसको आगे कर सकते। तो चलो यहाँ पे क्या बोला डॉक्टर सर, यहाँ डॉक्टर ने बड़ा सीधा बात बोला, null and void. null and void है। The term general contractor was interpreted to indicate the making general of such contract are connected with the business of mechanical engineering। जो देखा? आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो लॉ कैसे पढ़ता है चीजों को वो भी दिखा दिया है। The court held that every shareholder of the company has been room and has every contract has been in the room has said that the contract it is desired to make, which we authorize the director to make, still it should be ultra virus। क्योंकि ऊपर पढ़ के आए हैं क्या बियॉन्ड द रेटिफाइड पावर। नहीं कर सकते। हाँ, अल्ट्रा वायरस हो तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, इंट्रा वायरस होता तो कर देते। ये अल्ट्रा वायरस है तो सेल होल्डर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये इस केस लॉ में ये अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्लियर किया। एक ऑथर्स नोट है, मतलब जो बुक लिखा है उसका भी कुछ वो अपना भी ज्ञान दिया, इतना सारा लोगों का ज्ञान था तब। वो बोला द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज बीन डिफाइंड एंड नॉट ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इजीली ऑल्टर्ड बाय पासिंग जस्ट ऐसा। देखो यहाँ बोल दिया है, हम बता रहे सुनो। अगर आप अल्ट्रा वायरस होते हो मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज को डिफीट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को तोड़ रहे हो, तो उसको एसआर पास करके भी शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं दे सकता। मतलब 75% शेयर होल्डर 3/4 मेजोरिटी बोल रहा है कि ठीक है कर लो, तो भी नहीं हो सकता। तो भी नहीं हो सकता। यस। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आज का आखिरी टॉपिक आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर? ये कंपनी का रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट, इसको इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं। यस। AOA includes such matter as may be prescribed, provided that company may include such additional matter in AOA as may be considered necessary for management। देखो मेमोरेंडम में जो लिखा है मैनेजमेंट को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारा एडिशनल मैटर है जिसके लिए कंपनी के अंदर में कुछ रूल्स होने चाहिए, तो वो AOA में लिखा जाता है कंपनी की तरफ से, जो मैनेजमेंट पे लागू होगा। एक बहुत मजेदार बात बोलते हैं बेटा, मेमोरेंडम जो है ना वो कंपनी और आउटसाइडर का रिलेशन सेट करता है, हाँ। और आर्टिकल जो है ना वो कंपनी और मैनेजमेंट का रूल्स रिलेशन सेट करता है। कंपनी मैनेजमेंट का, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो एनेक्टमेंट प्रोविजन क्या बोलते हैं? AOA में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। AOA है ना वो एंट्रेंचमेंट कर सकता है। एंट्रेंचमेंट क्या होता है? रूल को और टफ बनाना, रूल को और टफ बनाना, टफ रूल बनाना। मान लो एक एग्जांपल देते हैं बेटा, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन पास करने के लिए 50% शेयर होल्डर का हाँ चलेगा। मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने से डिसीजन को पास मान लेंगे, मोर देन 50% होते। ये बात कहाँ लिखा है? मान लो कोई एक टॉपिक के ऊपर कंपनीज एक्ट में लिखा है, लेकिन तुम्हारा आर्टिकल में तुम लिख दिए नहीं 75% वोटिंग हाँ बोलेगा तो ही डिसीजन पास माना जाएगा। मतलब तुम एसआर के लिए लिख दी कि इस पर्टिकुलर मैटर में एसआर पास होगा तभी हम डिसीजन को पास आउट मानेंगे, तो तुम रूल को तब बनाए ना वो चलेगा। तुम एंट्रेंच कर सकते हो, मतलब रूल को तब बना सकते हो, लेकिन तुम रूल को इजी नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, बेंड तोड़ नहीं सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज में मान लो लिखा है कि एसआर चाहिए, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि इस मैटर में एसआर चाहिए, तो तुम ये नहीं लिख सकते वहां पे कि अच्छा ठीक है ओआर पास करने से भी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बाई बैक के लिए एसआर लगता है, अगर मोर देन 10% से बाई बैक हो रहा है तो आपको एसआर लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है वहां पे एसआर। अब आप अपने आर्टिकल में लिख दिए कि कंपनी बाई बैक कर सकता है ओआर पास कर दिया, ये नहीं कर सकते आप कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकते आर्टिकल में रूल लिखते हो। तो ए में भी ऑल्टर्ड ओनली कंडीशन ऑफ प्रोसीडियर दैट आर मोर रेस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन और मेड टू कंपेल्ड विद। मतलब जो मोर रेस्ट्रिक्टिव हो, मोर टफ हो, आप आर्टिकल में वैसा बात लिख सकते हो।
ठीक है ना। अब बोला तो प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इसीलिए बोलते हैं आर्टिकल को जब लिखते हैं ना तो आपको रूल अगर टफ बनाने का मन है ना, आप कंपनी बनाते वक्त ही आर्टिकल में वो बात लिख लो, क्योंकि बाद में आर्टिकल को अमेंड करना बहुत टफ है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब मेमोरेंडम, जब कंपनी फॉर्म करो उसी समय रूल को रिट्रेंच कर लो, प्रोविजन को रिट्रेंच कर लो, मतलब टफ बना लो, या फिर बाद में अमेंडमेंट करो जिसमें ऑल मेंबर का अप्रूवल चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो एसआर पास करना ही पड़ेगा। मतलब आर्टिकल को अमेंड करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सारे मेंबर का अप्रूवल चाहिए, 100% मेजोरिटी। और अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो 3/4 मेजोरिटी, 75% या 3/4 यानी एसआर पास करके भी आप आर्टिकल को अमेंड कर सकते। इसीलिए हमेशा सजेशन दिया रहता है कि जब कंपनी बनाओ तभी आर्टिकल में जो टफ बातें डालनी है सब डाल, ठीक है। When article contains provision for entrenchment, company shall notice to registrar। अब जब बाद में आरओसी को आर्टिकल को अमेंड कर रहे हो आप या रूल को टफ कर रहे हो आप, तो पहले आरओसी को बताना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, ठीक है। अब वैसे ही सर हमको आर्टिकल का भी रूल पता नहीं है, इतना रूल हम कैसे बनाएं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है और प्रोफेशनल को हायर करने में बहुत फीस लगता है। इसके भी टेबल्स दिए हैं भाई, FGHIJ। F हो गया लिमिटेड शेयर वाला, G हो गया गारंटी वाला, H हो गया गारंटी वाला, एक अनलिमिटेड एक लिमिटेड, फिर I और J भी हो गया अनलिमिटेड वाला, एक गारंटीड एक अनलिमिटेड, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड, सॉरी एक गारंटीड विच अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, एक अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन। अब यहाँ पर ना देखो मेमोरेंडम का तो सारा ही बात आपको कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल में आप चाहो तो सारा रूल कॉपी मत करो। अरे आपको लग रहा है ये फालतू रूल है मेरे कंपनी के लिए नहीं, हम नहीं लिखेंगे, मत लिखो। तो तुम ऑल ले भी सकते हो या एनी भी ले सकते हो। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या दिस एक्ट मतलब 2013 बोल रहे हैं, is so far as the registered article of such company do not exclude or modify regulation containing a model article applicable to the regulation shall so far applicable the regulation of the company in same manner as they are contained in duly registered article of the company। आपका कंपनी पहले से है और आप ये नया कंपनी फॉर्म की हो, नहीं सर आपका कंपनी पहले से है और अब आर्टिकल 2013 एप्लीकेबल हुआ है, और आप अपने आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट नहीं की हो तो फिर वो सेम ही चलता रहेगा। अच्छा, मतलब चेंज की जरूरत, हाँ जरूरत नहीं, कंपल्सन नहीं है भाई। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस का उल्टा। हाँ। तो मेमोरेंडम के लिए अल्ट्रा वायरस है या मेमोरेंडम, लेकिन आर्टिकल के लिए इंडोर मैनेजमेंट है। कंपनी का हर इंटरनल रूल तुमको नहीं पता हो सकता है एज एन आउटसाइडर। हाँ। तो कल को कुछ कंपनी कल, हाँ वही तो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम। स्टेक होल्डर नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वाज कन्वेड एंड हेल्ड प्रॉपर्ली। मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वे हुआ था कि नहीं, मीटिंग प्रॉपर्ली हेल्ड हुआ था कि नहीं, प्रॉपर्ली रिजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं। दे आर एंटाइटल्ड टू टेक ग्रांटेड दैट इट इज ऑल डन। कंपनी मेमोरेंडम का रूल फॉलो किया है कि नहीं किया वो तुमको चेक करना चाहिए एज एन आउटसाइडर, लेकिन हमने आर्टिकल का रूल फॉलो किया है कि नहीं किया ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है हर समय चेक करने की। तो ये बात कौन बोला सर? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोला। तो डॉक्ट्राइन हेल्प प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर, ये डॉक्ट्राइन बनाया गया हम एक्सटर्नल मेंबर को बचाने के, वरना हर बार कंपनी धोखाधड़ी करके बोलेगा आप क्यों नहीं पढ़े, ये तो अच्छा बदमाशी होगा, हर बार कंपनी यही कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता सर। तो डॉक्ट्राइन हेल्प प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम द कंपनी एंड स्टेट दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग हैज बीन सबमिटेड विद डॉक्यूमेंट टू आरओसी। कंपनी मान के चल रहा है कि जो भी इंटरनल मैटर है वो सब आरओसी को कंपनी करके जमा कर दिया हुआ, हम उसको चेक करने नहीं जा सकते। तो अब यहाँ एक गलती अल्ट्रा वायरस वाला बाकी नहीं भाई, ये किसके ऑपोजिट है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे एक गलती हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो बोलता है कि जो चीज बियॉन्ड द पावर है वो वॉइड है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि तुमको सारे रूल्स का मेमोरेंडम में जो बातें लिखी है तुमको पता होना चाहिए। हाँ। और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है हर इंटरनल बात पता हो ये जरूरी नहीं।
The doctrine of Indo amendment evolved around 150 years ago in the context of doctrine of constructive notice. Doctrine of constructive notice बना, उसी के context में doctrine of Indo amendment बनाया गया. The rule of DIM is opposed to the role of DCN. Indo amendment constructive notice के opposite बात करता है. Doctrine of constructive notice protect करता है कंपनी को against the outsider. जबकि doctrine of amendment protect करता है outsider को against the action of company. The doctrine also is possible safeguard against the possibility of abusing of DCN. अगर कंपनी कोई doctrine of constructive notice का फायदा उठा के किसी एक्सटर्नल को फंसा रहा है तो उसको बचाएगा कौन? Doctrine of Indo amendment. तो the basis for doctrine of Indo amendment क्या बोलता है? What happens internal to a company is not matter of public knowledge. An outsider can only presume that intention of the company, but not the information is not privacy to. हर private चीज उसको पता नहीं चल सकती. If it is not in the doctrine, the company can escape creditor by denying the authority of official or act on behalf. अगर ये doctrine नहीं होता तो कंपनी हर क्रेडिटर को चूना लगा के उसका पैसा लौटाता नहीं. ठीक है, आखिरी टॉपिक आज के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो अमेंडमेंट का कुछ एक्सेप्शन भी रखा, मतलब कहाँ कहाँ DCN एप्लीकेबल होगा. तुमको इरेगुलरिटी का पता था, तुमको पता था डायरेक्टर को ये पावर नहीं है, फिर भी डायरेक्टर साइन किए, तब प्रॉपर मीटिंग बुलाया ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, तो बाद में ये नहीं बोल सकते ये तो DIM है, हम इंटरनल मैटर कैसे पता करें. ठीक है ना. तो इरेगुलरिटी का नॉलेज था फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट में घुसे तो तुम्हारा गलती है. तुम अपना मिनिमम एफर्ट से वो गलती को पकड़ सकते थे, डिस्कवर कर सकते थे, लेकिन तुम नेग्लिजेंसी में चेक ही नहीं किए. कंपनी तुमको डायरेक्टर का साइन का लेटर दिखाया लाके, उस लेटर पे 1 साल पुराना डेट था. 1 साल पहले कोई मैटर में डायरेक्टर को पावर दिया गया था. हाँ, तुम ध्यान ही नहीं दिए डेट के ऊपर. 1 साल पहले डायरेक्टर को पावर देने के लिए वो एग्रीमेंट वो कोई रिजोल्यूशन पास हुआ था, तो वो 1 साल पहले का था ना भाई. अब आज दोबारा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ना. तुम डेट ही नहीं चेक किए, तुम ले लिए. सर वो फर्स्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर देना. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी वाला. मेरे को ये पता था कि तुम्हारा कंपनी मीटिंग बुलाया ही नहीं. अच्छा, मतलब मेरे को तुम्हारी कंपनी का जो गलती हुआ है इरेगुलरिटी है, उसका नॉलेज था. हम जानते हुए भी कॉन्टेक्ट में एंटर किए और अब बोल रहे हैं ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर था, हम क्या करें, मेरा गलती नहीं. भाई इंटरनल मैटर मान लिए, लेकिन तुमको तो पता था ऐसा हुआ ही नहीं है, तब फिर तुम क्यों घुसे? तुम नेग्लिजेंसी में ध्यान ही नहीं दिया उस बात को. तुम नॉर्मली चेक कर सकते थे. तुमको सस्पिशियस था, तुमको लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम फिर भी पता नहीं किए. तो तुमको लगा बाद में तो DIM बोल के बच ही जाएंगे. नहीं, ये नहीं चलेगा. तुम खुद फॉर्जरी कर रहे हो. तुम्हारी कंपनी से तुमको भी पावर नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट करने का, और तुम मेरी कंपनी पे इल्जाम लगा रहे हो कि तुम्हारे डायरेक्टर को पावर था कि नहीं. हम कैसे पता करते? बेटा पहले खुद तो अपना तो गिरेबान झांक लो. पहले खुद का तो चेक कर लो कि तुमको ही तो पावर नहीं था, तुम ही तो बियॉन्ड द पावर चले गए. तो फिर मेरी कंपनी पे क्या इल्जाम लगा रहे? तो कोई फ्रॉड का अगर केस है, वहां भी DIM बोल के बच नहीं सकते. ठीक बात. एक आखिरी टॉपिक है, यहाँ ये आखिरी टॉपिक है, निकाले थे. पेज नंबर 6 तक डन हो जाएगा. एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग मेमोरेंडम आर्टिकल 18 पेज है, जिसमें 6 डन. तो मतलब 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा. सेक्शन 6 बोलता है एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग मेमोरेंडम आर्टिकल एक्सेट्रा. Save as otherwise expressly provided in the Act. The provision of this Act shall not affect notwithstanding anything contrary contained in memorandum article or agreement executed by company or resolution of SR pass. अगर तुम कोई resolution पास करके ले आते हो, तुम कोई एग्रीमेंट करके ले आते हो, या तुम मेमोरेंडम में कोई ऐसा बात लिख के आते हो जो कंपनी एक्ट के बियॉन्ड है, तो फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल काम नहीं करेगा. मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता बेटा, अनलेस एंड अनटिल वो बात एक्ट में लिखा हुआ है. एक्ट अलाउ किया तो अलग बात हो जाता है.
क्या तुम मेमोरेंडम में ये चीज करके ले आओ तो हम अलाउ कर देंगे, या तुम एग्रीमेंट करके ले आओ तो हम अलाउ कर देंगे, या तुम अपने शेयर होल्डर का एसआर पास करके ले आओ तो हम कर देंगे, वो अलग बात हो गया। लेकिन तुम जनरली खुद से एक एसआर पास करके ले आए या खुद ही एक एग्रीमेंट करके ले आए, मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज करके ले आए, अब बोल रहा है क्या हुआ कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे यहाँ तो ये पावर अलाउ किया गया है ना, हम कर सकते। नहीं बेटा जी नहीं कर सकते, मतलब आप कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन कुछ भी जब पास करो कंपनीज एक्ट को ध्यान में रख के पास करो कि कंपनीज एक्ट में इसका परमिशन है कि नहीं। ठीक बात। या एक लाइन में बोले ये कुछ भी कंपनीज एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता, अरे इन सबका बाप कंपनीज एक्ट है, आप उसको क्रॉस करके कैसे डिसीजन पास कर सकते? फिर तो कंपनीज एक्ट लिखने का मतलब ही क्या हुआ? हर कंपनी अपने अपने हिसाब से एग्रीमेंट या एसआर पास या मेमोरेंडम आर्टिकल लिख के लिए, ये नहीं हो सकता। और क्या बात बोला, एनी प्रोविजन कंटेंट इन द मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन shall be extended to such which is repugnant to the provision of this act become void। और सर अगर आप ऐसा कुछ करके लाते हो तो क्या होगा? वो सब void हो जाएगा। void हो जाएगा। ये था आपका पहला। केस।